निफ्टी 24,850 के लेवल पर। वीरेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून। हम चर्चा कर रहे थे 24,850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है और सस्टेन करता है तो अच्छी चीज़ होगी निफ्टी के लिए, फिर और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से तेज़ी बढ़ेगी। 24,870 तक गए हम, लेकिन अब 850 तक है। अब ये बताइए कि क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट 850 के ऊपर की, और इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है निफ्टी, कौन से लेवल्स अब आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी? श्रेया गुड आफ्टरनून। वाकई बाजार ठीक है श्रेया। आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार बहुत अच्छा है, इंडेक्स स्पेसिफिक भी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना श्रेया, जब मैं निफ्टी को ट्रेड करने जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, जब भी जाएंगे कोई भी इंडेक्स ट्रेडर होगा वो आईसीआईसीआई बैंक को लगा के रखेगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक तरफ निफ्टी बैंक लगा होगा, एक तरफ लगा होगा निफ्टी आईटी। दिक्कत यह है बस श्रेया कि वो क्लासिकल कॉम्बिनेशन होता है टू पिक लॉन्ग, कि निफ्टी बैंक स्ट्रांग हो, निफ्टी आईटी स्ट्रांग हो, वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब दोनों क्रॉस चार्ट रख दीजिएगा। निफ्टी बैंक इज अ डे हाई और निफ्टी आईटी इज अ डे लो। अब श्रेया अगर आप भी इंडेक्स ट्रेडर होती है ना निफ्टी की, श्रेया को रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, दैट्स नॉट अ वेरी गुड केस। ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। एक स्ट्रेंथ दे रहा है और एक हाथों हाथ स्ट्रेंथ ले रहा है, और निफ्टी आईटी में शायद दिक्कत की बात यह है, निफ्टी आईटी जो है वो अगस्त के लोज पे ट्रेड कर रहा है। सितंबर की सीरीज में आप अगस्त के लोज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये है दिक्कत। यानी प्राइमरी फेस से एक बात कह रहा हूं कि इट्स बेटर टू चेज स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स, क्योंकि आपकी एक इंडेक्स स्ट्रेंथ दे रहा है और दूसरी स्ट्रेंथ जो है वो ले रहा है। सुबह के लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। हमने एक बात की थी, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि अभी वीकेंड पे जो भी डेवलपमेंट्स हुए ठीक है, वो अच्छी जगह है, लेकिन इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट है एक्सपायरी का श्रेया। 9 सितंबर को जो एक्सपायरी है उसके कॉल राइटर्स विजिबल हैं और आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना होगा। द मोमेंट विल क्रॉस 9781 834, अ स्विंग टुवर्ड्स 880 इज पॉसिबल। इंट्राडे हाई श्रेया अभी जो निफ्टी का रहा वो अप्रॉक्सीमेटली 870 के आसपास रहा। एक छोटा सा स्विंग तो विजिबल है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम बहुत नज़दीक हैं श्रेया एक्सपायरी के। कल एक्सपायरी, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और आप अगर इस वक्त आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, डॉक्टर साहब प्लीज लिखाइएगा 3 स्लाइड्स। अभी भी 900 पे 24,900 पे 25,000 पे करीब 4 करोड़ कॉल खड़ी हैं। तो उनको पार करने के लिए, उनको लांघने के लिए श्रेया आपको निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल की ज़रूरत होगी, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इट्स नॉट अ परफेक्ट केस फॉर अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी, बट अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली उसके कीजिएगा। जो सुबह की स्लाइड्स थी प्लीज़ एक बार फिर से ले आएंगे स्क्रीन पे। अब 880 तक का सफ़र तय करके आया आप, 24,880 तक का। अगर अब निफ्टी स्पॉट में 24,880 और 910 के जोन को काटता है, तब खुलेगी हमारे लिए विंडो 967 और 25,012 की श्रेया। तो ये है निफ्टी पे व्यू। शॉर्ट का कोई केस नहीं है क्योंकि बाजार अच्छा लग रहा है, चाहे आप मेटल्स को देखिए, चाहे आप ऑटो को देखिए, चाहे वो आप कैपिटल मार्केट थीम को देखिए, दैट्स डूइंग वेल। लेकिन निफ्टी के ऊपर श्रेया अभी आईटी का प्रेशर है, उसको ये हैंडल कर रहा है समहाउ। सो छोटी छोटी चैनल पे ट्रेड है, वाइल्ड ट्रेड तभी ओपन होगा जब निफ्टी आईटी में कोई रिवर्सल आएगा श्रेया। आईटी विलन है, निफ्टी आईटी ही यहाँ पर परेशानी का सबब। वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ या रिवर्सल देखने को मिलती है, फिर निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी वीरेंद्र जी, जो पिछले कुछ सत्रों से परेशान करके रख दिया था सभी को, आज एकदम अच्छे मूड में कर रहा है। और मैंने सुबह भी कहा था, टचवुड आपने जो किया ना, सबसे बड़ा श्रेय क्रेडिट आपको ही जाएगा। टचवुड आपका काम आ गया, और आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी, प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा चल रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का आज का मूव कितना सही लग रहा है आपको? स्ट्रेंथ अब लग रही है कि इन लेवल्स पर आती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए श्रेया, पहली चीज़ तो यह है, सभी निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स एक चीज़ स्क्रीन पे मार्क करके रख लीजिए कि 26 अगस्त और 28 अगस्त के बीच में एक गैप था। हम एग्जैक्टली आज का हाई, शुक्रवार का हाई और गुरुवार का हाई, मोर और लेस वही ट्रेजेक्ट्री है। अभी तक हम उस गैप को फिल नहीं कर पाए हैं। 3 चीज़ें आ रही हैं, एक गैप, एक 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज का हाई भी 10 डे में है, शुक्रवार का हाई भी 10 डे में था, और गुरुवार का हाई भी 10 डे में था। तो एक गैप आ रहा है और एक 10 डे में आ रहा है। और तीसरी चीज़ क्या आ रही है, दैट्स 54,500 कॉल राइटर्स, 54,500 के कॉल राइटर्स। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा जरा, जो दोपहर 2 बजे की स्ट्राइक्स थी वो ला के मैं जरा व्यूज को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस
10 डेमा को और उस 54,500 के जोन को दो कॉल राइटर्स ग्रिप करके बैठे हैं, 54,400 के और 54,500 के, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 11 लाख का अलाइंड है। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। क्या कहा था मैंने? इट्स डिफिकल्ट जोन, RS1 इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। जब जब आप इस जोन में जाएं, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचें। इट्स 331। आज का इंटरडे हाई क्या है? एग्जैक्टली बिटवीन 468 एंड 331। श्रेया, ये 10 डेमा का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। तो मैं अभी भी कहूंगा, अगर आप बैंक निफ्टी में थे, ट्रेड कर रहे थे, तो 331 468 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। बाजार के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब होगी श्रेया, जब आप 531 का जोन। अब 531 का मतलब क्या है? 531 का मतलब यह है कि आपने गैप फिल कर दिया। 531 का मतलब यह है कि आपने 10 डेमा पार कर दिया। और 531 का मतलब यह है कि ये जो 54,500 का कॉल राइटर खड़ा है, आपने इसके जोन को पार कर दिया। तो ये तीन चीज अगर पार हो जाएंगी, देन बैंक निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 7, 8, 9 एंड 860। जब आप पूछेंगे वो क्या है, तो 10 डेमा पार होने के बाद जो 20 डेमा का क्लस्टर है, वो 790 और 860 पे। अच्छा शायद एक बात कहता हूं यहां पे, अगर आप निफ्टी बैंक पे ही आतुर हैं कि जनाब मुझे यही ट्रेड करना है, तो लुक फॉर HDFC बैंक। इट्स लुकिंग स्लाइटली बेटर। अगर आप इंडेक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस HDFC बैंक पे कीजिए। बहरहाल श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत स्टॉक्स से, जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई दिखाई देगी आपको, और सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आपको ऑटो स्पेस से ही नजर आएंगे, जहां पर खरीदारी महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स और साथ ही मेटल स्पेस लगातार आज चर्चा में है। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट भी थी, उसको और समझेंगे आगे। 4.5% 4% के करीब करीब महिंद्रा एंड महिंद्रा चढ़ गया और 3% के करीब करीब सारे स्टॉक्स आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ऑटो और ऑटो एंसरीज स्पेस में भी अच्छी खासी बाइंग आपको नजर आएगी। भारत फोर्ज टॉप गेनर्स में, वो प्लेट रख लेते हैं स्क्रीन पर शामिल। उसके अलावा अगर आप देखिए संवर्धना, मदरसन, यहाँ पर तेजी बनती हुई। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट थी इस पर भी, और पूरा जो रोड मैप इन्होंने पेश किया है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। 4% आज के सेशन में ऊपर। अशोक लेलैंड अगेन ऑटो पैक से 4.5% की तेजी है। सोना BLDW प्रिसीजन आपको 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा डेंट पड़ा है। कंजम्पशन में देखिए आप, ट्रेंट, एशियन पेंट्स आज बैकफुट पर। ट्रेंट 3% लुढ़का आज के सत्र में, एशियन पेंट्स में मुनाफा वसूली 1.5%। FMCG फ्लैट कर रहा है कारोबार, इसलिए नेस्ले इंडिया आपको नजर आएगा 1.5% की गिरावट के साथ। साथ ही SBI लाइफ भी आज लूजर्स में शामिल, 1.5% की गिरावट यहाँ पे। इसके अलावा वाइट ग्रुप स्पेस से अंबर एंटरप्राइजेस टूटा आज 4% से ज्यादा का डेंट। वेदांता, उस खबर के बाद लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बोली लगी इनकी तरफ से 17,000 करोड़ की, और 2.5% लुढ़का आज ब्लू स्टार। एम्बरगो स्पेस, वाइट गुड स्पेस में क्योंकि मुनाफा वसूली, तो 2.5% की लुढ़का। और इंडसइंड बैंक भी लगभग 1% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। और हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए होंगे आज SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर ऑटो एंसिलरी शेयरों में जोरदार तेजी क्यों है बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:20 पर दीपाली राणा बताएंगे आपको कौन कौन सी गाड़ियां हो रही है सस्ती। 2:25 पर हरमाज फटाकिया बढ़ते हुए मार्जिन ट्रेडिंग पर खास रिसर्च लेकर आएंगे। 2:30 बजे ब्रजेश मिश्रा बताएंगे आपको कि 12 सितंबर को सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या होगा। 2:40 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको प्राइम फोकस के शेयर में आज क्यों है अपर सर्किट। 2:45 पर समझेंगे स्टील शेयर क्यों चमक रहे हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर तिंजी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अंजू से कैलकुलेट स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, ये है कार्यक्रम का क्रम। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आता हूँ। ऑटो में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। बजाज ऑटो 9467 पे नवंबर 2024 के हाइस को टेस्ट करता हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक स्टॉक जिसने 200 डेमा अपने नवंबर 24 को तोड़ा था, जिस प्राइस पे 2418, उसी को स्ट्राइक करता हूँ। लोग कहते हैं मोमेंटम इन ऑटो, क्या गजब का मोमेंटम है यहाँ पे। हिस्टोरिकल एवरेजेस जब क्रॉस हो रहे हों, जिस जोन पे टूटे हों, समझ लीजिएगा कि वो सेक्टर है चेज करने लायक। पैनल से बातचीत करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और पहला ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पर प्रकाश सर से। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आपका कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसमें बढ़िया एक सेटअप है। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था पिछले दिनों, आज भी एक ब्रेकआउट मिला है, स्मॉलर ब्रेकआउट। ट्रेड करा है 426 के आसपास।
स्टॉप होगा 420 का, करीब 6 रुपए का। मुझे लगता है 435 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन जोन है 450 तक जाने का आते दिनों में। तो यस, अपमूव ऑन है एक्साइड में, न्यू अपमूव, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है एक्साइड। फ्रेश अप मूव दिख रहा है एक्साइड में, डेज हाई पर 3.5% की तेजी के साथ गावस्कर के पे खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 96.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 104 रुपए 104 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है जो 97.50 वाला कॉल ऑप्शन है, 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके मदरसन आपका बाय कॉल 9750 की स्ट्राइक भी पिक कर सकते हैं आप 3 रुपये 80 पैसे पे। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर ऑटो में रहेगी टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स क्यों? टाटा मोटर्स में एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, फिर द राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं लगता है कि टाटा मोटर यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, इसका टारगेट वैसे पोजिशनल 760 प्लस का होगा। 720 पे चल रहा है तो हम बाय करेंगे 710 के स्टॉप लॉस के साथ। स्विंग ट्रेडिंग का इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 740 745। अगर वो निकले तो 760 प्लस। तो इट्स बाय इन टाटा मोटर। ओके, टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट। राजेश जी को टाटा मोटर्स में खरीदारी कराई डेज हाई पर अगेन। अमित जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस वक्त की। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी फर्स्ट चॉइस एक्साइट थी बट वो ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज क्लियरली अशोक लेलैंड। सवेरे 10 बजे भी मैंने यही कॉल दिया था अराउंड 133 के लेवल्स पे। अशोक लेलैंड में क्लियर हम पोजिशनल ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों का रेंज का स्टॉक ने टेकआउट किया है और इसकी जो वॉल्यूम्स अगर आज के सत्र में देखें तो पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो पोजिशनली भी इसे इन लेवल्स में बाय किया जा सकता है। 132 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 145 एंड 150 के रहेंगे अशोक लेलैंड में। अशोक लेन 136 91 पे बाय कॉल। हर तरफ ऑटो का जलवा है जनाब। ऑटो 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 मारुति मेरी स्क्रीन पर सुबह आपको याद होगा हमने 14902 पे बाय कॉल ली थी। चंदन ने भी फिर एक कॉल दी थी। लुक एट मारुति नाउ एट करियर हाई 15,266। एक एक दिन में 300 रुपये के मूव, जनाब गजब का मूव है यहाँ पे। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा CDSL पर। CDSL में एक रिवर्सल देखा गया है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम पे हाई टॉप हाई बॉटम आज बनना शुरू हो गया है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी टूटा है। वेरी गुड सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 1500 पे और टारगेट होगा 1650 पर। CDSL सोमिल जी के पिक। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार स्क्रीन पर रख देती हूँ फटाफट से ताकि आप जॉट डाउन कर ले। गावस्कर ने एक्साइड इंडस्ट्रीज चुना है, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस से, ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही आपको नजर आएंगे। 450 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 420 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को संवर्धन मदरसन पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी की राय। 104 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 96.90 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही राजेश जी ने टाटा मोटर्स चुना, अगेन ऑटो स्पेस से, और यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। अमित जी ने अशोक लेलैंड चुना, साथ ही सोमिल जी ने अभी CDSL को पिक किया। और पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बाइंग नजर आ रही है। शरद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब बताइए सर, मार्केट तो अच्छा लग रहा है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए? सब कोई ऑटो दे रहे हैं तो मेरा भी स्टॉक ऑटो ही है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, हमें लगता है एस्कॉर्ट्स कुबोटा में जिस टाइप की नई प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह की रणनीति है कंपनी की, लॉन्ग टर्म में जैसे यूपी वाला जो एक्सपेंशन है वो प्ले आउट करना चाहिए। मीडियम टू शॉर्ट टर्म में हमारे हिसाब से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करने चाहिए। और एग्री मशीनरी और कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग दोनों ही सेगमेंट काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करने चाहिए, तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलना चाहिए। 350-400 करोड़ वाला जो कैपेक्स है वो भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है।
और हमें लगता है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और ये जो ट्रैक्टर्स में जीएसटी रैशनलाइजेशन हुई है, डिसेंट मॉनसून, ये सब का फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। एक्सपोर्ट्स में जो कुबेटा के जेवी के संग वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो हमें लगता है अगले 2-3 साल काफ़ी अट्रैक्टिव रहने चाहिए कंपनी के लिए। और जैसे-जैसे ये ट्रैक्टर वाली जो डोमिनेंस है वो प्ले आउट होती है, ईवी प्रोटोटाइप्स हैं, हायर एचपी ट्रैक्टर्स हैं, तो कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल साइड पे हम ज़्यादा प्रेशर की उम्मीद नहीं कर रहे। फार्म क्रेडिट ग्रोथ वगैरह भी डिसेंट रहनी चाहिए सेकंड हाफ में, तो उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए कंपनी के ऊपर। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 125-126 के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी 12 से 15 महीनों में। और अगर वो कंपनी रिपोर्ट करती है तो 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एस्कॉर्ट्स। स्कॉट्स कुबूटा ये पसंद आ रहा है शरद जी को। शानदार रैली पूरे ऑटो स्पेस में। इनफैक्ट इंडेक्स देखिए 3.5% की तेजी के साथ ऑटो इंडेक्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा डेज हाई पर। और अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी ने मेंशन किया मारुति सुजुकी 15,268 के लेवल पर अपने करियर हाई पर। शरद जी, मारुति सुजुकी अब इन लेवल पर भी आपको अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहे हैं क्या? काफ़ी चल गया ये स्टॉक अब जिस तरीके से खबरें हैं और डिमांड में है पूरा सेक्टर, तो यहाँ से और आप अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अब लगभग फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है अनलेस एंड अनटिल नई लॉन्चेस में से कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज निकल के आए। जैसे विक्टोरियस इन्होंने लॉन्च की, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बट ऑन द ग्राउंड रिस्पांस का मैं वेट करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कंपटीशन काफी हाई है और लेट एंट्रेंट भी हैं एसयूवी स्पेस में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब शायद वैल्यूएशंस लगभग ज्यादातर पॉजिटिव्स को फैक्टर इन कर रही हैं। 3 साल एंड बियॉन्ड हो सकता है ठीक ठाक पैसा बन जाए, लेकिन साल 2 साल में मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा मारुति में इस वैल्यूएशन से पैसा बनाना। ओके, मारुति एट 15 to 16। अभी देखिए ऑटो पे डेडिकेटेड डिस्कशन हम करेंगे, कुछ देर में मंच खोलेंगे, आशीष होंगे, दीपाली से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार फिर से रुख बाजार के दूसरे सेक्टर से स्टॉक्स की तरफ करते हैं। देखिए इसी करके मुझे याद है लगभग गिन के हो गए होंगे 20-25 रोज़ जनाब, जब अर्निंग सीजन चल रहा था, केन्स की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे और स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। मैंने टैरिफ के मुद्दे पे उनसे पूछा कि जनाब कैसे आप इस टसल को दूर करेंगे। उन्होंने कहा जनाब हम तो यूएस में जाके प्रोडक्शन भी करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी ईएमएस सेगमेंट में। केन्स ने क्या सफ़र तय किया, मैंने शुक्रवार को गुरुवार को भी ट्रेड्स पिक किए थे मानस के साथ। मानस फाइनली मई 2025 का जो वो स्विंग हाई था वो कट गया। यानी टेक्निकली आप CY25 के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। किसी का ट्रेड ग्रिप में है, उसके लिए क्या राय है, क्या वकालत करेंगे आप? और फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अभी भी ये नई सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, कोई कॉल पकड़नी है तो बताइए कैसे डील करें केन्स के साथ? देखिए मूव तो करीब 5-6 दिन में एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट जो ऑल टाइम हाई है 7800 के आसपास वही आते हैं, तो मेरा समझना है कि अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 6590 6590 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। कोई टिप मिल जाए 7000 के आसपास या 6950 के आसपास, तो आप 6590 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना यह है कि शायद ये 7800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, केन्स टेक अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ये व्यू हो गया। और थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी ने बोला था कि ऑटो स्पेस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा, तो उसको ही अब आगे बढ़ाते हैं। और आज ऑटो शेयर अगर आप देखें तो 3% के करीब पूरा इंडेक्स चढ़कर कारोबार कर रहा है। क्यों दौड़ रहे हैं ये शेयर बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी और दीपाली राणा है। पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष, भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन और अशोक लीलैंड देखें आप तो जोरदार तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब तीनों स्टॉक ऑफ द डे क्यों है, कारण क्या है इनके पीछे के, समझाएं। सबसे पहले संवर्धन की बात करते हैं और कंपनी का लगातार कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार पिछले 7 साल से 5 साल का प्लान ये रखते हैं सामने। 7 बार इन्होंने रखा है। अब प्रीवियस अगर आप देखें तो पिछला 5 साल काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, 2.5 गुना की ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रीवियस 5 सालों में कंपनी ने 23 से ज़्यादा अधिग्रहण किए हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जो नॉन ऑटो कारोबार है यहाँ पर भी फोकस बरकरार रखा है। एक और खास बात है कि डाइवर्सिफिकेशन, जो कि एक चिंता का कारण था 7-8 साल पहले,
5 साल में इसको काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया। कोई भी क्लाइंट अब 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। और जो नॉन ऑटो सेगमेंट है यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखें तो 8 गुने की बढ़त देखने को मिली, जिसमें एरोस्पेस है, लॉजिस्टिक्स है, हेल्थ केयर जैसे सेगमेंट्स यहाँ पर भी एंट्री इनके प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई कि 2030 यानी अगले 5 साल के लिए यहाँ पर क्या है। तो अगर आप रेवेन्यू का टारगेट देखें तो बहुत बढ़िया नजर आएगा, करीब करीब 5 गुना बढ़ोतरी की यहाँ पर बात की जा रही है। और ग्रॉस आय का टारगेट है $108 बिलियन के पास। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन पर फिर से फोकस है। किसी भी देश, किसी भी क्लाइंट या किसी भी प्रोडक्ट पर अगले 5 साल में ऐसा नहीं होगा कि उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा देखने को मिले। 40% से ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट रखेंगे। और साथ में अगर आप देखें तो एरोस्पेस सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो टारगेट दे रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट है इनक्रेड की तरफ से 117 का और बाकी 110 रुपये तक के टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि सिर्फ मदरसन नहीं है, कुछ और भी स्टॉक्स है जहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं भारत फोर्ज की। और यहाँ पर आप देखें कि अगले कुछ हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट मीट होने वाली है। और साथ में अगर आप देखें तो वीकेंड के दौरान जो ट्रंप का रुख नरम पड़ा है, इसका भी एक डायरेक्ट फायदा है, क्योंकि स्टैंड अलोन तौर पर देखें तो 35 से 40% आय कंपनी की यूएस से आती है, तो एक थोड़ा सा रिलीफ है। इसके अलावा अशोक लेलैंड, इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त तेजी है, तकरीबन ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स कंपनी ने सामने रखे थे, जहां पर ये 5,000 करोड़ का निवेश करने वाले। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इन तीनों स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। जी हाँ, ये 3 स्टॉक्स जो है भरपूर एक्शन यहाँ पर। और आशीष, शुक्रिया आपका इसके पीछे ट्रिगर्स, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण समझाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं असल। अगर आप इस दिवाली अपने घर एक नई गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो अब बात करिए दीपाली से और सुनिए उनको किसने कितने दाम घटाए और सबसे अच्छे दाम कहाँ पास ऑन किए हैं कंपनियों ने। दीपाली इसका क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देंगे। दीपाली बताइए ज़रा। बिल्कुल वीरेन, और फाइनली अब कंपनियों ने जो प्राइस कट है वो पास ऑन करना शुरू किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी प्राइस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 व्हीलर्स की तरफ से अभी भी प्राइस कट अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की तरफ से अभी भी आंकड़ों का इंतजार हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो प्राइस कट किया है वो इमीडिएटली लागू हो गया है। 6 सितंबर को इन्होंने प्राइस कट अनाउंस किया, इमीडिएटली लागू कर दिया। इकलौती ऑटो कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है। वहीं बाकी कंपनीज ने प्राइस कट तो अनाउंस किया है, लेकिन 22 सितंबर से ही वो एप्लीकेबल होगा। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज का कहना यह है कि आप अभी जाइए, बुक कराइए, लेकिन जो फाइनल इन्वॉइसिंग होगी 22 सितंबर और उसके बाद प्राइजेस तब के लागू होंगे। अब किस गाड़ी पर कितनी कीमत कम हुई है, तो पहले तो ओवरव्यू आपको दे देते हैं। कम से कम 65,000, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख तक की कीमतें कम हुई हैं गाड़ियों पर। महिंद्रा की गाड़ियों पर 1.5 लाख तक की कटौती हुई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर भी अगेन 1,45,000 तक। हुंडई की गाड़ियां 2.5 लाख तक सस्ती हुई हैं। टोयोटा 3.5 लाख तक सस्ती हुई हैं गाड़ियां। वहीं अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो स्कोडा की गाड़ियां 6 लाख तक सस्ती हुई हैं। BMW की गाड़ियां 9 लाख तक। वहीं मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां 11 लाख तक सस्ती हुई है। एस क्लास है जो कि 11 लाख रुपए सस्ती हुई है। अब हम उन गाड़ियों की बात करें जो कि मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उन स्पेसिफिक मॉडल्स पे कितनी कम हुई हैं। तो उसमें शुरुआत महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। थार या फिर थार रॉक्स एंटायर रेंज में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,35,000 तक का हुआ है। स्कॉर्पियो एन में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,45,000 का अगेन। और महिंद्रा एक्सयूवी में 1,43,000 का रिडक्शन किया गया है। ये वो गाड़ियां हैं महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वहीं टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखेंगे तो ऑल्ट्रोज छोटे सेगमेंट में 1,10,000 कीमत यहाँ कम हुई है। पंच पर 85,000 कीमत कम हुई है। और जो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकती है वहाँ पर 1,55,000 तक कीमत कम की गई है। हुंडई में i20 में 98,000 की कटौती हुई है। क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, ना ही सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में बल्कि हुंडई के लिए भी यहाँ 72,000 कीमत कम हुई है। और अल्काज़ार में 75,000 तक की कीमत कम हुई है। टोयोटा लिस्टेड एंटिटी नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर और इनोवा की काफ़ी बिक्री होती है और ये लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में, इसीलिए मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्च्यूनर पर अब 3.5 लाख रुपये की कटौती हुई है प्राइसेस पर। इनोवा क्रिस्टा पर लगभग 2 लाख और इनोवा हाई क्रॉस पर 1.25 लाख तक की कटौती की है कंपनी ने। इनफैक्ट क्विकली मैं 2-3 चीज़ें वीरू और बता दूँ। फाडा के जो नंबर्स आए हैं अगस्त के, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो अगस्त की सेल्स थी वहां पर मॉडरेट ग्रोथ रही है 2 से 2.5% के आसपास ही। कंज्यूमर्स होल्ड कर रहे थे अपनी बाइंग। हालांकि 2 व्हीलर्स में इंक्वायरीज अभी भी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई थी। थोड़ी इंक्वायरीज इंपैक्ट हुई फ्लड की वजह से, थोड़ी सी रूरल मोबिलिटी हिट हुई है जिसके कारण थोड़ी सी 2 व्हीलर की इंक्वायरीज कम हुई हैं। लेकिन ओवरऑल आगे का फेस्टिव सीजन काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है, ना ही से पीवी सेगमेंट में, साथ साथ 2 व्हीलर सेगमेंट में भी।
जी हाँ, तो ये पूरा विवरण था आप सभी लोगों के लिए। फॉर्च्यूनर 3.5 लाख सस्ती हो गई है, गौरतलब है कि 50 लाख की है। और ये क्या कहते हैं दीपाली, ये जो 11 लाख सस्ती हुई मर्सिडीज की, वो कितने की, उसकी प्राइस रेंज क्या है? 1.5 11 करोड़ लाख सस्ती हुई की है। प्राइस है वीरू, एस क्लास है, सबसे ज्यादा लग्जूरियस हाँ। गाड़ी है मर्सिडीज के पोर्टफोलियो तो से, उस पर 11 लाख कीमत कम हुई है। बस ठीक है, इस चर्चा को यहीं अब स्थगित कर देते हैं। क्यों आप श्रेया, तो हाँ? मर्सिडीज लेने वाले थे वीरेंद्र जी, 11 लाख सस्ती हुई है। आप तो लेनी बनती है। क्यों श्रेया मजाक उड़ा रही है? दीपाली ले सकती है, दीपाली ले सकती है, दीपाली ले इनके सकती पास ऑलरेडी है मर्सिडीज, तीन अरे, चार इनके कहाँ बहुत सारी पार्क गाड़ियाँ करेंगे। हैं, बहुत सारी है गाड़ियाँ। हाँ। खैर दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब लाइटर नोट में मजाक था, याद रखिएगा। जस्ट फॉर कंज्यूमर के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। और ये भी बात थी जनाब कि वाकई इंडस्ट्री ने ये प्राइस कट जो है पास ऑन कर दिया है। शरद जी, आपका, हालांकि हम शुरुआत पे एक डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट अमूमन जब हिस्टोरिकली इस प्रकार के प्राइस कट्स होते हैं, और मेरे ख्याल से ये ट्रेंड कब तक परसिस्ट करता है, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कब तक तब्दील रहेगा, और इसका आप इम्पैक्ट कितने क्वार्टर्स तक देखते हैं? थोड़ा सा इस बात को समझाएंगे जरा आप प्लीज़। अब देखिए, स्टैंड अलोन में प्राइस कट्स का इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आप ये मान के चलिए कि जितना प्राइस कट हो रहा है, लगभग उतनी ही परसेंटेज आपको इम्प्रूवमेंट अगले 1 साल, सवा साल तक तो देखने को मिलनी चाहिए एडिशनल डिमांड में। मारुति के इंटरव्यूज में अगर आप देखें तो उन्होंने भी क्लियरली एक्सप्लेन किया कि लगभग 8 से 10% इम्प्रूवमेंट जहाँ पे प्राइस कट उसी लेवल का आ रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्लेनली तो सिर्फ वही इम्पैक्ट रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से पे कमीशन का भी रिवैम्प है, प्लस जो टैक्स कट्स थे वो भी प्ले करेंगे एक रोल। तो ये दोनों तीनों चीजें और प्लस जिस तरीके से लिक्विडिटी बूस्ट अब सेकंड हाफ में ज्यादा विजिबल होना चाहिए, एनबीएफसी रिलैक्सेशन वगैरह का, तो ये सब का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट शायद बहुत बड़ा पड़ेगा। और 15 अगस्त के बाद से मेरे हिसाब से बहुत सारी परचेजेस डिले भी हो गई होंगी। तो वो और ये श्राद्ध खत्म होने के बाद जो आपको रिवैम्प मिलेगा 20-22 तारीख के बियॉन्ड, मुझे लगता है नंबर्स पॉजिटिवली काफी सरप्राइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2-3 महीने तो आपको काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। फ्लिप साइड ये है कि थोड़ा-सा इन्वेंटरी बिल्डअप हाई है पूरी स्पेस में, तो वो थोड़ा-सा चैलेंज रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये डिमांड पुल आपको एटलीस्ट साल भर दिखाई देना चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, सीवीज़, पैसेंजर व्हीकल्स अक्रॉस द बोर्ड। मेरा खास ध्यान टू व्हीलर्स पे है, मुझे लगता है टैक्स कट्स वहाँ पे भी काफ़ी हद तक एड करते हैं। और अगर अगस्त के नंबर्स हम देखें तो काफ़ी हद तक वो विजिबल भी है। मुझे लगता है वो स्पेस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह में भी काफ़ी सबड्यूड एनवायरनमेंट हमने साल, डेढ़ साल देखा है। तो आप एटलीस्ट साल भर ये उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड ऑटोज़ के लिए। ऑटोज़ के लिए साल भर नंबर्स अच्छे रहेंगे, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए डिमांड अच्छी रहेगी। तो फिलहाल ये ऑटो स्पेस पे एक डिटेल डिस्कशन। अब दो स्टॉक लेकर आते हो, एक इटर्नल और जोमेटो, यानी माफ़ कीजिएगा स्विगी और जोमेटो यानी कि इटर्नल। अब दोनों ही अगर आप देखें तो 6 महीने में शानदार रिटर्न दिए हैं, तो फूड टेक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहा ये 6 महीना। इटर्नल ने लगभग 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो 56% के करीब करीब शानदार रिटर्न दिया है। वही स्विगी भी करीब करीब, आप 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें स्विगी का, तो करीब यहाँ पे देखेंगे 22% का रिटर्न स्विगी, 24% इनफैक्ट 24.5% का रिटर्न 6 महीने में स्विगी से जनरेट होता हुआ नजर आया है। शरद जी, इटर्नल वर्सेस स्विगी, ये डिबेट कब से चल रही है मार्केट में, और लगातार हम आपसे चर्चा भी करते रहते हैं, जहाँ 56% तक के रिटर्न इटर्नल ने पिछले 6 महीने में दिए हैं। वहीं आप स्विगी देखें 24% का रिटर्न, और लगातार खबरें आज भी एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए स्विगी थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फ़ी हाइक, और क्विक कॉमर्स स्पेस में अगर आप देखें तो उनकी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जिस तरह से डार्क स्टोर्स एक्सपेंशन कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन एक स्टॉक इन दोनों में से चुनना हो जहाँ पर ज़्यादा आपको उम्मीद नज़र आ रही है, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? मुझे लगता है टिपिकली देखिए वैल्यूएशन वाइज तो स्विगी बेटर लगता है, क्योंकि इटर्नल ऑलरेडी इस रैली के बाद 1 साल फॉरवर्ड पे 7.78 टाइम्स ईवी टू सेल्स ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे आपको स्विगी 4.5 टाइम्स ईवी टू सेल्स मिल रहा है। और जहाँ तक ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इनको बॉटम लाइन पे बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करने में कोई लॉजिक निकलेगा नहीं। तो मुझे लगता है ईवी टू सेल्स के बेसिस पे स्विगी पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और पोस्ट आईपीओ जिस तरीके की डार्क स्टोर एक्सपेंशन वगैरह की आप भी बात कर रही हैं, वहाँ पे अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में ज़्यादा दिखना चाहिए। और रिसेंटली जिस टाइप से प्लेटफॉर्म फीस वगैरह में इम्प्रूवमेंट हुई है,
मुझे लगता है वो भी ज़्यादातर इन कंपनीज़ के बॉटम लाइन पे बॉयल डाउन करेगी। तो हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी आपको उतनी जल्दी ना दिखाई दे जैसी आपको इंटरनल में ऑलरेडी दिखाई दे रही है। बट वैल्यूएशन कम्फर्ट है और जो इंडस्ट्री को इन डेप्थ समझते हैं, मुझे लगता है वो ईवी टू सेल्स वाला पैरामीटर ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे 4.5 पे है, अगर वो ऑप्टिमाइज़ भी होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से करीब 50 से 60% आसानी से मूवमेंट स्विगी में आ सकती है। तो मैं ज़्यादा बुलिश स्विगी पे हूँ, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ ज़्यादा है। ये रही स्विगी की बात। अच्छा, मीनवाइल निफ्टी अभी है तो खैर उसी लेवल पे, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज दैट बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रहा है 10 डेमा के ऊपर। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और मेरे ख्याल से ये 54,500 के कॉल आइटर्स को थोड़ा सा बैकफुट पे लेके आएगा। वो गैप फिल होता हुआ 10 डेमा क्रॉस होता हुआ, दैट्स टू आई थिंक क्रिटिकल कंपोनेंट। और एक बार लेके आइए आप कोटक महिंद्रा बैंक। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था HDFC बैंक का। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई पर है, कोटक डे हाई पर है। एक काम करते हैं, एक ट्रेड पिक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें सेबी बोर्ड बैठक की जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर बातचीत करनी है। मानस, कोटक फ्लाइंग हाई डे हाई पर कैसे रीड कर रहे हैं? मतलब ये मैंने रखा स्क्रीन पे, आप कुछ और भी पिक कर सकते हैं। कुछ भी प्राइवेट बैंक्स में से आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? नहीं, मैं वेट करना चाहूंगा वीरेंद्र जी। कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कोटक बैंक की जहां तक बात है, उसने पिछले लोज के आसपास सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन ध्यान रखिए अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि वेट करना बेहतर रहेगा। कोटक में खरीदारी करें तो केवल 1980 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, तो फिलहाल एक व्यू निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक स्पेशली। अब इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पालवे जी। वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त का ट्रेड आपका? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड है एक्साइड इंडस्ट्री। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन एक्साइड इंडस्ट्री में बने, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी यहाँ पे रहेगी अप ट्रेंड की। स्टॉक में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 438 से लेके 440 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 423 रुपए के आसपास। एक्साइड सुबह भी बात हुई थी इस पर, हालांकि ये प्रकाश सर की कॉल भी याद रखिएगा इस वक्त की, बट ठीक है, कोई कन्विक्शन स्ट्रांग है तो यहाँ पे हम इस पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं यहाँ पर। दरअसल पूरे बाजार की नज़र अब 12 सितंबर को होने वाले सेबी बोर्ड की बैठक में है। इसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, बात करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश कुमार मौजूद हैं moneycontrol.com से। ब्रजेश, क्या महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, इस बोर्ड बैठक में? बिल्कुल, अगर देखें तो जो थीम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की थीम है, और इस थीम के तहत ही काफी सारे जो आइटम हैं वो जो है बोर्ड के लिए लिस्ट किए गए हैं। सबसे बड़ी बात अगर जो कहें कि जो बहुत ही बड़े साइज के आईपीओ ने, जो मेगा आईपीओ जो होते हैं, उनके लिए कम हिस्सा बेचकर भी आईपीओ लाने की जो मंजूरी है वो दी जा सकती है। साथ ही जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है ऐसे बड़े आईपीओ के लिए, उसका पालन करने के लिए भी मियाद बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनकी संख्या भी अभी 25 से इसको बढ़ाकर 30 किया जा सकता है। एक और खास बात है कि जो बीमा कंपनियां हैं या जो पेंशन फंड हैं, उनके लिए 7% का अलग से एक कोटे का भी प्रस्ताव जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी एक अहम चीज होगी। साथ ही टर्नओवर के आधार पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो डिस्क्लोजर देना होता है, उसका नियम जो है लाया जा सकता है। ये बड़ी कंपनियों के लिए भी मददगार होगा, क्योंकि हर बात में जो है 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का अगर है तो डिस्क्लोजर देने की शर्त थी, तो इसमें यहाँ भी थोड़ी रियायत होगी। साथ ही रीट्स और इनविट्स के लिए इक्विटी का दर्जा देने पर भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है। ये काफी पुरानी मांग थी। रीट्स और इन्वेस्ट के लिए जो रणनीतिक निवेशक हैं, इनके नियम बदलने का भी प्रस्ताव बोर्ड के पास जा सकता है। स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से जुड़े नियम में बदलाव, ये भी एजेंडे में है। साथ ही एक्सचेंज और जो दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके गवर्नेंस को बेहतर करने का भी नियम बोर्ड के पास जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, इनके लिए कई सारी रियायतों का प्रस्ताव जो है किया गया है। ये भी बोर्ड के पास चर्चा के लिए जा सकता है। गिफ्ट सिटी में जो रेजिडेंट इंडियन हैं, उनको बतौर एफपीए रजिस्ट्रेशन देने की भी बात हो सकती है। एक्रेडिटर इन्वेस्टर वाले एआईएफ स्कीम को भी मंजूरी देने पर बोर्ड फैसला ले सकता है।
तो ये कुछ बड़े फैसले जो 12 सितंबर को सेबी के बोर्ड बैठक में हो सकते हैं। शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। और सबसे पहली खबर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर, जब 12 सितंबर को बोर्ड बैठक के बड़े फैसले आएंगे। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का, और टॉप कैश कॉल लेंगे हम गावस्कर से, मानस जायसवाल, अमित सेठ जी से। गावस्कर बताइए, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? वेल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मुझे लगता है कि बिरला मनी सही रहेगा। ट्रेड करा है बिरला मनी 190 के आसपास, 189 के आसपास स्टॉप लगाना पड़ेगा। 189 रुपए का स्टॉप है, 220 पॉसिबल है बिरला मनी। ओके, प्रकाश सर की कॉल क्या चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, नेस्को लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक नेस्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1480 1480 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1600 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 1600 का टारगेट देख रहे हैं। नेस्को में 7.5% ये स्टॉक आज के सत्र में अब शानदार रैली के साथ कर रहे हैं कारोबार। अमित जी, आपका कॉल क्या होगा? जी श्रेया जी, मैं इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक हम अच्छा खासा स्ट्रेंथ काफी दिनों से देख रहे हैं। आज के सत्र में भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट ट्रेंड एमआ से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है। ओवरऑल यहाँ पे हायर लोस के पैटर्न है और स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक हाई ब्रेकआउट। तो इसे बाय करें 2950 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3250 तक के टारगेट्स रहेंगे इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। एंड्योरेंस अमित जी की तरफ से आई ये बाई साइड की ट्रेड, तो तीनों ही टॉप कैश कॉल में बाई साइड की ट्रेड आई है और हमने वो चर्चा कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग का जोर पकड़ता जा रहा है। बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। किन शेयरों में सबसे ज्यादा रुझान बताने के लिए हमारे साथ हैं CNBC TV 18 के हरमास फताकिया जी। हरमास जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। और पहले तो ये बात साफ कर दूं कि ये रिसर्च जो है हमारे CNBC TV 18 के सहयोगी रुचित और यूसुफ दोनों ने मिलकर की है। उसका डेटा आज इंटरेस्टिंगली हमारे सामने, आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये मार्जिन ट्रेडिंग की जो बढ़त है वो आप अगर देखें तो 2020 के अंत में जो 7,500 करोड़ का आंकड़ा था, वो 5 सालों में शुक्रवार की क्लोजिंग की अगर हम आंकड़ा देखें तो 13 गुना बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बढ़ा है। अगर आप उसे साल दर साल भी देखें तो जिस तरह की बढ़त हमें इस आंकड़े में देखने मिली है, ना सिर्फ इस पूरे ओवरऑल आंकड़े में, जबकि जो शेयर है जिन पर मार्जिन ट्रेडिंग की गई है उसमें भी लगभग 10 गुना तेजी देखने मिली है। जबकि 49 करोड़ शेयर 2020 के अंत में थे, यही आंकड़ा अब शुक्रवार की क्लोजिंग में बढ़कर 480 करोड़ शेयर्स तक जा पहुंचा है। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काम करती कैसे है? अब ये वो ऐसी फैसिलिटी है जो ब्रोकर्स, निवेशकों या ट्रेडर्स को दी जाती है। अगर आप अपने मौजूदा कैपिटल से ज़्यादा अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, आप अगर इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगर आप उसमें से 200 रुपये की तुरंत पेमेंट कर दें और ब्रोकर से बाकी के 800 रुपये की फंडिंग जो है वो ब्रोकर के ज़रिए आती है। अगर इस लेवरेज के ज़रिए अगर ये ट्रेड में इस शेयर का भाव बढ़ता है तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर जाए जिसमें आपने इस फैसिलिटी से ट्रेड की है तो ये आपके लिए एक रिस्क बन सकती है, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर के पास ये अनुमति होती है कि वो शेयर को बेच सकता है अगर एडिशनल कोलैटरल आपके पास नहीं है ब्रोकर को देने के लिए। और एक कमजोर मार्केट में अगर इस तरह की सेलिंग की जाए तो सेलिंग का दबाव और बढ़ सकता है। ये इस MTF का एक रिस्क फैक्टर है। अब किन शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है? ये उन ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग ज्यादा होती है जो ब्लू चिप शेयर होते हैं, या तो सरकारी कंपनियां हैं या वो कंपनियां हैं जिनमें रिटेल होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। HAL में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है 1500 करोड़ की। फिर ब्लू चिप नाम्स आते हैं जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, टाटा मोटर्स। सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें मैसगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम शामिल है, CDSL का नाम शामिल है और सुजलॉन एनर्जी, REC, इन सभी शेयरों के नाम भी जिसमें रिटेल होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, येस बैंक, इन सभी के नाम भी शामिल है। हमने कुछ मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट मैच्योर हो जाने की वजह से इसमें बाजार को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सेबी भी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ये इस जो मैकेनिज्म है उसे फिर से रिव्यू किया जा रहा है, किन शेयरों को लाया जाए, किन शेयरों को रखा जाए और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इसे भी दोबारा रिव्यू करा जाना चाहिए। तो फिलहाल बाजार को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बड़ा सब्सटैंशियल इंक्रीज इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में देखा गया है पिछले 5 सालों में। जी
शुक्रिया और मोज़ इस पूरी चर्चा के लिए। याद रखिएगा ये तथ्य थे, ये फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, आपके साथ शेयर किए करें हमने। ये प्रचलन बढ़ रहा है पर हम किसी तरीके से आपको ये अगर आप देखें कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपको भी मार्जिन ट्रेडिंग फंसना चाहिए। उसके लिए अगर आप देखें आपका जो आपका एक बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। मार्जिन पे फंडिंग हो जाती है, आप शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब मार्केट कोलैप्स होता है तो यही बहुत दुखदाई भी होता है, तो उस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। धमाकेदार ऑप्शंस, ये 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। राजेश पालवे जी, मानस जी और राजेश जी ये 3 ट्रेड्स पिक करेंगे। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का ऑप्शन ट्रेड आपका? तो वीरेंद्र जी यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस पे ही फोकस है और हमें लगता है 9500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज ऑटो का यहाँ पे बाई किया जा सकता है। बजाज ऑटो में काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है और हमें लगता है ये स्टॉक अब 9600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 9500 की कॉल ऑप्शन जो कि 167 के आसपास ट्रेड कर रही, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 200 रुपये 210 रुपये की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 140 रुपये के आसपास। बजाज ऑटो, ये राजेश पालवे जी के पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। मीनवाइल बैंक निफ्टी डेज हाई पर 54,501 के लेवल पर 0.25% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी डेज हाई पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 24,877 के लेवल पर 24,885 का लेवल छुआ इसने। एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पर। HDFC बैंक, ICICI बैंक आप देखिए यहाँ डेज हाई पर कर रहे कारोबार। कोटक महिंद्रा बैंक का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, उससे तो स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन HDFC बैंक और ICICI बैंक भी अब डेज हाई पर आया। SBI से भी लगातार सुबह से यहाँ पर PSU बैंक संभालने की कोशिश। कोटक महिंद्रा बैंक, सिर्फ इंडसइंड बैंक बैकफुट पर, और अब लग रहा है HDFC पूरा बैंकिंग स्पेस कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग कैसे रहते हैं उस पर तो खासी नजर रहेगी। चलिए अब ट्रेड पूरी कर लेते हैं। मानस जी आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के 430 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 10 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 18 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, राजेश सतपुर जी के पास चलते हैं अपने ट्रेड के लिए। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए मेरी नजर CDSL के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है करंटली जिस तरह से ये प्लेस्ड है यहाँ से भी अच्छा मूव मिलेगा करीबन 1600 तक। तो इसे प्ले करेंगे हम 1560 के कॉल ऑप्शन के साथ जो करीबन 51 के आसपास मिल रहा है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 32 का और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 60-65 का। तो CDSL का 1560 का कॉल ऑप्शन बाय करें। CDSL का कॉल ऑप्शन लेना है आपको राजेश जी के पिक है फिलहाल आती हुई। एक बार HDFC बैंक देखेंगे, स्क्रीन पर रखिए HDFC बैंक। जिस तरीके से डेज हाई पर HDFC आ रहा है, ICICI बैंक आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। साथ ही 1% करीब आपको देखिए ICICI बैंक भी डेज हाई पर ½ फीसदी की करीब चढ़कर। HDFC बैंक राजेश पालवे जी इसका चार्ट देखिए, बीच में जिस तरीके से पूरा बैंकिंग स्पेस टूटा और ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ। अब कैसा लग रहा है आपको HDFC बैंक आज 1% अप चेज किया जाए इसको? तो श्रेया जी आज के मूव में स्टॉक ने अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी इसको निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो पिछले 3-4 सेशन से लोअर साइड से रिकवरी बनी है और बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 54,300 के ऊपर अब बैंक निफ्टी भी सस्टेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट्स यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिखेंगे। तो HDFC बैंक का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी के इस अपमूव में बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट करें जब तक अब ये 960 के ऊपर बना हुआ है ट्रेड लॉन्ग साइड का ओपन रखना चाहिए। ये पुल बैक 995,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा कल एक्सपायरी है और वो एक्सपायरी का कंपल्शन निफ्टी बैंक के ऊपर नहीं है। वो जब शेयर से बात में करा था 2 बजे मैंने क्या कहा था कि नज़र रखिएगा HDFC बैंक पर। मीनवेल कोटक भी जुड़ गया। निफ्टी बैंक इज़ अ डे हाई 531 इज़ द पॉइंट। वो कंपल्शन निफ्टी बैंक के साथ नहीं है, वो कंपल्शन है निफ्टी के साथ। निफ्टी देखिए एक बार, निफ्टी वहीं का वहीं है, लेकिन इस बीच में निफ्टी बैंक ने 200 पॉइंट का डिफरेंशियल तय कर दिया। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी इट वाज 54,300, अब ये करीब 54,500 हो गया है। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार वो 24,900 की कॉल लेके आइएगा। एक बार वो डायग्राम दिखा दीजिएगा बस तीनों कॉल्स का। थोड़ा सा ये तय करने की कोशिश करते हैं कि झुकाव या फिर बाजार किस तरफ जा रहा है। बाजार जा रहा है बैंकों की तरफ। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है। सुबह ऑटो ने दिया पूरा जोर, बट इस वक्त बैंक निफ्टी IT उतना ही नीचे है, बट बैंकों ने एक बड़ा सब्सटेंशियल
डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, दैट्स मेटल्स। मेटल्स सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी रही है ये पिछले 4-5 दिन में। और श्रेया से बात करते हैं कि एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं मेटल्स पे। याद रखिएगा, मेटल्स एक ऐसी बास्केट है जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रही थी सुबह जब हम बात कर रहे थे। श्रेया, क्या कहा है ब्रोकरेजेस ने, किन किन स्टॉक्स को कंसिडर किया गया है और टारगेट्स क्या रखे गए हैं? जी, ब्रोकरेज रिपोर्ट तो आज आई, लेकिन आपको याद होगा वीरेंद्र जी, उससे पहले से ही पूरे मेटल स्पेस में हमने लगातार चर्चा की। मोमेंटम और स्ट्रेंथ नज़र आ रहा था। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है आज और काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं वो पूरे स्पेस को लेकर। कुछ पिक्स भी बताए उन्होंने जहाँ पर उनको काफ़ी दमखम नज़र आता है। कारण बताइए कि उन्होंने कि घरेलू डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और अब लग रहा है स्टील की कीमतें ऊपर जा सकते हैं। साथ ही चीन में प्रोडक्शन डिसिप्लिन आ रहा है, एंटी इन्वॉल्यूशन का जो उनका थीम है वो ट्रिगर करेगी इस पूरे सेक्टर के लिए, काफ़ी पॉजिटिव है। ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहे हैं कि स्टील प्राइस का जो अनुमान है वो 3% के करीब करीब बढ़ाएंगे। अब उनका स्टॉक वाइज अपग्रेड अगर देखें तो JSW स्टील उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरवेट की कॉल है, टारगेट प्राइस 1300 का रख दिया है। टाटा स्टील पसंद आ रहा है, यहाँ पर भी ओवरवेट है, 200 तक के टारगेट आए हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा इक्वल वेट हैं वो सेल और जिंदल स्टील पर। सेल के लिए 140 तक के टारगेट प्राइस और 1150 तक के टारगेट प्राइस आए हैं जिंदल स्टील के लिए। तो शानदार मोमेंटम पूरे मेटल स्पेस में। हालांकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उतना अभी नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा डेज हाई से फिसला, लेकिन फिर भी आप देखें सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील शानदार रैली के साथ कर रहे कारोबार। इन सारे पिक्स पर इनकी बुलिश रिपोर्ट। जैम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे ज़रूर इसका, मॉर्गन स्टैनली ऑन स्टील स्पेस। और ये अगर आपके देखें डिफरेंट टारगेट्स, JSW स्टील 1300, टाटा स्टील 200, सेल लगभग 140 और JSP लगभग 1150। खैर एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए निफ्टी पे 40 पॉइंट एक टिक पे साफ हो गया, वो है तेरे साहब। वो 900 की कॉल दिखाने को बोला था ना मैं आपको, प्लीज़ दिखाइए ना, वो दिखाइए 900 की कॉल। सिर्फ एक्सपायरी इम्पैक्ट, एक्सपायरी कंपल्शन जो बोलते हैं ना, 24,885 पे गया और वहां से 50 पॉइंट, ये देखिए 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाइज 54 लाख कॉल बिकी, 50 पॉइंट एक टिक में साफ। ये होता है एक्सपायरी का इम्पैक्ट, कंपल्शन। कॉल आइटर्स का कंफर्टेबल जोन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करता है। अब एक काम करते हैं, 4 ट्रेड्स पिक करते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, FN सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, 4 के चमत्कार सौमिल मेहता और मिड कैप फंडर शरद अवस्थी जी देंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, भारत फोर्ज पे के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। भारत फोर्ज ने आज अपने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरे ख्याल से ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर सकता है, इसलिए इसका जो 1200 वाला कॉल ऑप्शन है भारत फोर्ज का, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 38 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो 26 रुपए के नीचे लगा के चलना है और टारगेट 60 रुपए 60 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, भारत फौज 1200 की कॉल आपको पिक करनी है। और मैं थोड़ा सा देखिए हट रहा हूँ कुछ देर के लिए, बट लुक एट निफ्टी, ऐसा लग रहा है किसी ने सीधे बास्केट सेल कर दी ठीक उस प्राइस पे, 24,885 पे। और ये देखिए 880, 870, 860, 840, 830, 820, 800। श्रेय ये कौन उतरा है ऊपर से नीचे है? मैं जब निफ्टी खोल रहे हैं 10-10 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है मुझे फिलहाल। हाँ, तो 24,800 कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। 24,800 हो गया अब। हाँ यही होता है श्रेय, वो कहता है ना मैं आपको, एक्सपायरी कंपल्शंस। वो कल वाला कॉल राइटर कंफर्टेबल था 24,900 का। और आप देखिए जरा बैंक निफ्टी का टिक लिखाइए एक बार बैंक निफ्टी का टिक लिखाइएगा। डॉट गया 54,531 पे, प्लीज एक RS1 रखिएगा। 54,531 पे डॉट गया और वहीं से अब तक 250 पॉइंट स्लाइड। अब जो हमारे अगले 3 जो विशेषज्ञ हैं वो भी थोड़ा घबरा गए होंगे, बाकी क्योंकि 3 ट्रेड्स बाकी हैं अभी। राजेश जी कुछ पिक कर रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे? अभी अवॉइड का भी स्कोप है, ऐसी बात नहीं, बी प्रैक्टिकल, इट्स डिफिकल्ट डेफिनेटली। नहीं थोड़ा सा जोर में टिक आया है, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करेंगे। CDSL की जो हमने एक पहले बात की तो उसी के साथ फिलहाल स्टिक करें, तो लेट्स सी, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग हेवी है, आई थिंक थोड़ा वेट करूंगा मैं।
थोड़ा सा इंतजार एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी की तरफ से, जिस तरीके से 24,780 पर आ गया है निफ्टी, तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अब। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी क्या पिक किया आपने? चार्ट के चमत्कार के लिए मैंने पिक किया है टोरेंट फार्मा ने 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक ट्रायंगल पैटर्न है और मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, ब्रेकआउट एक्चुअली है ऊपर 3655 के ऊपर, लेकिन ये प्रीएम्प्ट है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3550 पर और टारगेट होगा 3800 पर। ओके, टोरेंट फार्मा चार्ट का चमत्कार के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सोमिल जी को बताइए मिड कैप फंडा क्या चुना है शरद जी आपने? हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा आईआरएम एनर्जी कंपनी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और सीएनजी पीएनजी के पाइपलाइंस वगैरह बैठाने का काम करती है। 4 न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज इनको अभी मिले हैं, जिसमें कंपनी करीब 850 करोड़ का एक्सपेंशन कर रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। पिछले 6-8 महीनों में मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है सरकार की नीतियों में बदलाव की वजह से। अगले 6 महीने में वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए और हमारा ये मानना है कि अगले 12 से 15 महीने में कंपनी 45 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 10-11 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अर्निंग रिवाइवल के साथ साथ आप रिटर्न रेशियोज में भी एक शार्प इंप्रूवमेंट देखेंगे। और लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि ये जो ज्योग्राफिकल एरियाज में एक्सपेंशन है, जहाँ कुछ डिलेज वगैरह हुए हैं पिछले 6-8 महीनों में, वो जैसे जैसे नॉर्मलाइज होते हैं, हमें लगता है उसका भी फायदा लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। तो मीडियम टर्म 1.5 साल में हमें लगता है आइडियली 10-11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो 400-450 तक के लक्ष्य के लिए आईआरएम एनर्जी। ओके, ये चार्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पे आए। देखिए निफ्टी तो स्लाइड हुआ ही, 100 पॉइंट ऊपर से साफ हो चुका है। निफ्टी बैंक भी स्लाइड हुआ, बट इट्स एक्चुअली इन्फोसिस एट डे लो क्या स्विंग लिया इसने 1435 से लेकर 1430 तक का, और ये इन्फोसिस और निफ्टी आईटी अगर आज यहाँ पे क्लोज होता है 34,343, देखिए थोड़ा ट्रेड्स को ना अब हम कम रखेंगे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। निफ्टी आईटी का ये क्लोज 22 अप्रैल 2025 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में होगा। मानस, इसमें कोई राय नहीं कि आपने निफ्टी ने अभी भी एक फेलियर में साबित हुआ, वो अटेम्प्ट फॉर ए ब्रेकआउट कंप्लीटली फेलियर में साबित हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में कोई आपने पुट या फिर कोई शॉर्ट कॉल पिक की है, या फिर आपको लगता है कि नहीं निफ्टी आईटी बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, चांसेस ऑफ रिवर्सल या फिर पुल बैक भी है? आईटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये प्रेशर इसका विजिबल है क्लियरली मार्केट्स पे। तो देखिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा, शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, चाहे वो इन्फी हो, चाहे टीसीएस हो या निफ्टी आईटी इंडेक्स हो, सब अपने सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो खरीदारी तो नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बिकवाली करना इसलिए नहीं है क्योंकि एक सपोर्ट के पास में ये सब ट्रेड कर रहे हैं। तो बेहतर रहेगा कि दूसरे सेक्टर देखें, बट आईटी को अभी के लिए अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा। आईटी फिलहाल अवॉइड करना है, और आईटी से प्रेशर करीब 1% के करीब ही आईटी इंडेक्स गिरता हुआ डेज लो पर कर रहा है कारोबार, फिलहाल अवॉइड करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज प्राइम फोकस की बात करते हैं। शेयर में 10% की तेजी है, अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन आखिर इस जोरदार तेजी के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये समझाने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन बताइए, प्राइम फोकस आज फोकस में क्या हो गया है, इसमें गजब ऐसा? जी डेफिनेटली प्राइम फोकस में आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ टाइम की हम बात करें तो शानदार रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। पिछले 5 साल की बात करी जाए तो करीब 350% के मल्टी बैगर रिटर्न्स के साथ ये अच्छा खासा उभरता हुआ नजर आया है मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पे जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं और साथ में जो बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर है, वहां से बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर वेटरन इन्वेस्टर की बात करी जाए तो मधु केला, उत्पल सेठ, रमेश दवानी ने यहाँ पे जो स्टेक्स है उनको खरीदा है। यही नहीं बल्कि जून की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे रणबीर कपूर ने करीब 15 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया था, और रामायण जो मूवी आने वाली है उसको लेके काफी ज्यादा बज में जो ये स्टॉक बना हुआ है। अगर अप्रैल से लेके अब तक का इसका रिटर्न चार्ट देखा जाए तो 90% की तेजी हमने ऑलरेडी देख ली है, और ये जो कंपनी है वो विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन में ग्लोबल प्लेयर है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और मेंशन कर दूं कि साल 2014 में इसने विजुअल इफेक्ट की जो
दूसरी कंपनी है डीनेक, उसको खरीदा था और डीनेक ने अब तक करीब करीब 8 ऑस्कर अवार्ड जो हैं वो जीत लिए हैं। एक बार रिटर्न प्लेट में आपकी सामने लेके आती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके का जो नंबर है, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में 12%, 6 महीने की बात करी जाए तो 70% के रिटर्न तो हमें यहाँ पे ही आते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट साल भर में और पिछले 5 साल में तो इसने जो रिटर्न्स है उससे अच्छा खासा जो कमाई है अपने इन्वेस्टर्स की कराई है। अब देखते हैं कि जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं वहां पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है। मधु केला ने करीबन 62 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उत्पल सेठ ने 17.5, रमेश तवानी ने 8 और साथ में जो ENT और FE सिक्योरिटीज है उसने 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं। बेचे किसने हैं वहां पे हम देखते हैं, अगस्ता ने करीबन 55 लाख शेयर्स और मरीना की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब करीब 50 लाख शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। लेकिन मूवी के बस को लेके और साथ में जिस तरीके से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट और बॉलीवुड एक्टर्स का सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिव हैं। शुक्रिया कंचन। आज सुबह कंचन से 12 बजे भी बात हो रही थी श्रेया। कंचन बहुत उत्साहित है रामायण को लेकर, है ना? कोई बात नहीं, जब तक पिक्चर रिलीज नहीं होती 22 तारीख से रामलीला भी शुरू हो जाएगी कंचन, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक बार जाने का मौका मिलेगा। पड़ेगी कंचन आपको, अब देखनी पड़ेगी रामायण। खैर, राम जी की इमेज जो है ना वो हम सबके मन में अरुण गोविल की ही है, आप चाहे मानिए चाहे नहीं मानिए। कोई कितनी भी अच्छी पिक्चर मिला ले विजुअल ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन वो इमेज कभी आप नहीं, अगर आप देखें, चेंज कर सकते। खैर, ओपिनियन आपका ट्रेडिंग करियर है? इन माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन आई डोंट फाइंड फिट रणवीर कपूर इन दिस राम रोल। सर मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं, बिल्कुल मैं भी नहीं देखूंगा, मैं नहीं स्वीकार सकता। खैर, ये हमारा अब श्रेय का और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जरूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें, बट नहीं स्वीकार सकते। खैर, अब एक काम करते हैं, बात करते हैं FNO गुरुकुल की और ये खास सीरीज। जी हाँ, इस वीकेंड पे शनिवार और इतवार ये 2 दिन का वेबिनार आपका कर रहा है इंतजार। 2 दिन में अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को थोड़ा सा अगर आप देखें और एक एज देना चाहते हैं, उसे शार्प करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, मेरे और अनुज के साथ। साथ ही साथ इस 2 दिन के वेबिनार में हेमंत ठुकराल, ये पहले 2 सेशंस इन्हीं के साथ हैं। उसके बाद चंदन थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज पे वर्क करेंगे और आशीष चतुर्मोता के साथ थोड़ा सा अगर आप देखें इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक और पोर्टफोलियो क्रिएशन पे आशीष के साथ चर्चा होगी। ये 2 दिन का वेबिनार फी स्ट्रक्चर को लेकर, कोर्स कंटेंट को लेकर और डिफरेंट शेड्यूल्स को लेकर, आई मीन सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं QR स्कैन पे। आशीष, श्रेया, भावनाओं को समझ गई मैं सर आपके। ठीक है, तो ये 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार, आप हमारे साथ जुड़िए और तौर तरीके बता दिए गए हैं। अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, इनफैक्ट जहां पर आज सुबह से देखें आप अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, यहाँ पर GMDC शानदार रैली, करीब करीब 5% से ज़्यादा की उछाल के साथ अभी कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल वही अहम कि आखिर GMDC उछला क्यों, इसके पीछे के कारण समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, बताइए। देखिए, स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा है। आज तो 5-7% की तेजी आई है, लेकिन पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है। 33% से ज़्यादा का बड़ा मूव देखने को मिला। अब इसके पीछे कारण अगर आप देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें जब भी खबर कोई भी पॉजिटिव आएगी आप देखेंगे सीधे GMDC में एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी 3500 करोड़ का जो है निवेश करने वाली है इस रेयर अर्थ वैल्यू चेन में। इसमें देखें तो 2200 करोड़ माइनिंग पर खर्च करेगी, 1300 करोड़ जो है प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर यहाँ पर निवेश किया जाएगा। और ये जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है इसकी तकरीबन 12,000 टन की जो है रेयर अर्थ ऑक्साइड का जो है टारगेट होगा प्रोसेसिंग फैसिलिटी का, जो कि FY 28 तक पूरा होगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कंपनी के कुछ इंटरनल टारगेट्स हैं जो कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। 2030 तक बता रहे हैं कि 14,500 करोड़ तक की रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इसका जो लक्ष्य इन्होंने अपने इंटरनल तौर पर रखा हुआ है, यानी अगर आप देखें तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 38% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर फोरकास्ट करके चल रहा है मैनेजमेंट। और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो FY 25 में कंपनी ने 21 रुपये 60 पैसे की EPS की थी। FY 26 यानी इसमें अनुमान है कि करीब करीब 25 रुपये 40 पैसे की EPS आपको देखने को मिल सकती है और FY 27 में 30 रुपये 20 पैसे की, यानी अगर आप FY 27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 18 टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी इतनी तेज़ी के बाद भी जो वैल्यूएशन है ये कोई ओवरली एक्सपेंसिव नहीं है और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो बाजार है इससे इसके ग्रोथ प्लान्स पसंद आ रहे हैं और स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है।
शुक्रिया आशीष। ग्रोथ प्लान्स अच्छे लग रहे हैं, रेवेन्यू के मोर्चे पर अच्छा लक्ष्य और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट, इसलिए जीएमडीसी शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे पाइपर सरिता के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी से। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, एक्सपायरी माइनस वन डे में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी क्या कोलैप्स था लगभग 100 पॉइंट का निफ्टी का हायर लेवल से। सेकंड कॉल राइटर्स के जोन से कोलैप्स हो गए। चलिए अब बातचीत करते हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। मिस्टर अभय अग्रवाल हमारे से जुड़े हैं, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपर सरिता के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और क्या गजब की वोलेटिलिटी है, मतलब बाजार एक डिसाइसिव एक्शन या रिएक्शन अभी तक नहीं दे रहा है। आप देखिए सब कुछ मिल चुका है हमें, जीएसटी कट, ऑटो की तेज़ी, बट फिर भी अगर आप देखें बाजार काफ़ी बटा सा है। एफएमसीजी का भी चलता है, स्ट्रॉन्ग मूव एफएमसीजी में, बट बैंक्स रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। आईटी कोलैप्स होता हुआ अभी फाइनली इस रेंज से बाहर आने के चांसेस लगते हैं आपको, या फिर और किसी चीज़ की या फिर न्यूज़ फ्लो की ज़रूरत है आपको? आई थिंक वीरेंद्र, इसमें जो मार्केट की जो नर्वसनेस है वो लार्जली आप देखेंगे तो एफपीआई सेलिंग की तरफ है, क्योंकि जो भी आपने कारण बताए, जो कि बहुत अच्छे कारण है मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाने के लिए, वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो एफपीआई की सेलिंग है वो कंटिन्यूअस है, डेली बेसिस पे है, गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो। तो ये जो फ्लोज जब तक रिवर्स नहीं होंगे तब तक मार्केट में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड आना मुश्किल है। मैं इस बात से पूरा सहमत हूं कि जो भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं सरकार के द्वारा वो सब बहुत पॉजिटिव है। 22 तारीख के बाद जो कंजम्पशन का अपसाइड है वो भी नंबर्स में दिखने लगेगा। फेस्टिव सीजन भी मेरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा जाएगा। तो पर जो नर्वसनेस है वो बस यही है कि कुछ पॉकेट्स हैं हमारी जो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली है, स्पेशली आईटी सर्विसेज पे मेरा नेगेटिव व्यू आपको मालूम ही है। मैं करीब 2 साल से उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अभी भी बॉटम बना है। लार्ज बैंक्स जो है वो अभी भी एक जोन से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो 2 सेक्टर्स हैं ये करीब 50% है निफ्टी का। पर एट द सेम टाइम मैं फिर से ये वीरेंद्र बात कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स, क्योंकि अगले 3 से 5 साल में जो स्टॉक्स निफ्टी के बाहर हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी को, इसमें मेरा पूरा कन्विक्शन है। तो रादर देन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि बाहर कहाँ ऐसा काम हो रहा है सेक्टर्स में, कंपनीज में, जहां पे एक मल्टी बैगर बनने की तैयारी हो रही है। आई थिंक वो वहां पे फोकस होना चाहिए। निफ्टी में मुझे लगता नहीं कि जो जिस तरह से निफ्टी का कंस्ट्रक्ट है वहां पे जल्दी में कोई तेजी आएगी अभी। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने, बैंकिंग स्पेस पर अपनी राय रख दी, आईटी स्पेस पर आप नेगेटिव रहे हैं, अभी भी अंडरवेट ही साउंड कर रहे हैं। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट, लेकिन आपने बात कही कि निफ्टी 50 से बाहर वाले स्टॉक्स तलाशने चाहिए और जहाँ पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। कोई ऐसे स्टॉक्स या स्पेस ही इनफैक्ट जो आपके रडार पर आए जहाँ पर अभी हाथ लगाना चाहिए? ये देखिए, एक सेक्टर है जिसपे हम काफी समय से पॉजिटिव हैं और मॉडल पोर्टफोलियो में भी करीब 20% का एलोकेशन है, वो है ईएमएस सेक्टर जो है। और ईएमएस सेक्टर क्या है कि एक काफी बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का है। और अभी भी जो प्रधानमंत्री ने भी जो बातें कही रिसेंटली, उनसे पूरा एक सेक्टर को बहुत पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है सारी कंपनीज को। तो मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है श्रेया पर। मॉडल पोर्टफोलियो में हमारे काफी समय से कंपनी है तो पब्लिक नॉलेज है, केन्स, सिरमा, एम्बर, डिक्सन जैसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फास्ट ग्रोथ कर रही हैं। और उनके जैसी और भी कंपनीज अब वापस मार्केट में आ रही हैं। तो मुझे लगता है एक वो स्पेस है जो इन्वेस्टर्स को अपने रडार में रखना चाहिए, क्योंकि यही स्मॉल कैप्स मिड कैप्स बन रहे हैं और यही मिड कैप्स अब लार्ज कैप्स बनेंगे। दूसरा स्पेस जो है वो है कंज्यूमर इंटरनेट का। मुझे लगता है काफ़ी कंपनीज हैं जो एक उनमें से एटर्नल निफ्टी में है, पर उसके अलावा जो कंपनीज बाहर हैं उनका यूनिट इकोनॉमिक्स काफ़ी अब स्ट्रांग हो रहा है और मार्केट लीडरशिप वो ऑलरेडी ले चुके हैं अपने स्पेस में। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तीसरा फार्मा, जो एक मेरा पर्सनल फेवरेट है।
अगर हम जेनेरिक एक्सपोर्टर्स जो हैं लार्ज कंपनीज उनसे नज़र हटाएं तो एक काफ़ी नई कंपनीज हैं जो पिछले 2-3 साल में लिस्ट हुई हैं इस स्पेस में, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनोवेशन का काम कर रही हैं, नए सीडीएमओ मॉडल्स बना रहे हैं, नए एएनडीए फाइलिंग्स कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है कि ये सिर्फ एक लेबर आर्बिट्राज का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये रियली compete करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल विद ग्लोबल कंपनीज। तो ये बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है मिड कैप, स्मॉल कैप, फार्मा कंपनीज के लिए, अगर इन्वेस्टर्स उन्हें ठीक टाइम पे ऐड कर पाए। तो मुझे लगता है ये जो 3 स्पेस हैं यही काफी है आउट परफॉर्मेंस के लिए अगले 2-3 साल में। ओके, अगले 2-3 साल में ईएमएस स्पेस, कंज्यूमर स्पेस, साथ ही फार्मा स्पेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लोजिंग शो में सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर। सर कहाँ थे आप? दर्शकों ने मिस किया काफ़ी। नहीं, मैं तो कुछ काम से बिजी था श्रेया, एक मीटिंग चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा तो उससे निकल पाना मुश्किल था, तो इसके लिए उस मीटिंग में था मैं, बट आई वाज श्योर कि आप और वीरू संभाल लेंगे, तो इसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। लेकिन बाजार संभलने को कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी नज़र आ रही है। 24,850 आपने कहा था इंपॉर्टेंट लेवल, वो ब्रीच करता है, ब्रीच किया, 24,885 तक गए भी हम इंट्राडे आज का अभी तक का हाई, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल। कल एक्सपायरी है, उससे पहले हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी। कैसे लग रहे हैं इन लेवल्स पे मार्केट? बिल्कुल, देखिए श्रेया, आप वीरू को ये बात अच्छे से याद होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ना, जब ये अर्ली 90s की बात है या लेट 80s की बात है, जब भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती थी, उसके बाद हम एकदम सुबह तो नहीं देख पाते थे, मैच 5:30 बजे शुरू होता था, तो 8, साढ़े 8 बजे मैच खोल के देखते थे, तो ये पता होता था कि 4 डाउन होंगे, और ये पता होता था कि ये ब्रूस रीड और मैकडरमट ने 2-2 विकेट ले रखे होंगे, और ये पता होगा अकेला तेंदुलकर कोशिश कर रहा होगा मैच बचाने की। तो मार्केट में भी ना, मैं सच बताऊं, मैं जब गया उस समय वापस मुझे लग रहा था कि क्लोजिंग में कुछ ना कुछ कांड होगा, और कुल मिला के सिर्फ एक ऑटो होगा जो कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से बचा के रखो इस मार्केट को। सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो है, और सिर्फ एक ये इंडेक्स है। और ये देखिए, अगर आप ठीक क्या है, हम क्या बात करते हैं, निफ्टी। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है, वो सिर्फ निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, रोज वही सेम, जैसे कहते हैं फिटनेस में रोज वही सेम बोरिंग खाना अगर आप खा रहे हैं, वही रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका 1 महीने का चार्ट रख दीजिए निफ्टी ऑटो का। अगर आप और कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ सचिन तेंदुलकर पर ही हर मैच में बेट लगा दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पर, अगर आपने वो किया तो ये बहुत फैसिनेटिंग मार्केट है, क्या पैसा बना है ज़बरदस्त। दिक्कत क्या है कि हम एग्रीगेट की तरफ देख रहे हैं और वो नहीं चल रहा है। निफ्टी कभी आईटी गिर जाता है, कभी बैंक निफ्टी गिर जाता है, कभी दोनों गिर जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर मार्केट की दिक्कत है। लेकिन क्लियरली इस समय सिर्फ एक पॉकेट चल रही है। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब तक ये पॉकेट चल रही है, इसमें पैसा बनाइए ना। जरूरी थोड़ा, डॉक्टर ने नहीं कहा आपको कि आपको निफ्टी में ही पैसा बनाना है, या निफ्टी बैंक में ही पैसा बनाना है, या निफ्टी आईटी में पैसा बनाना है, या आपके बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग का पैसा तभी यूज़फुल होगा अगर आप सिर्फ एक्स ऑफ ऑटो बनाएंगे। ऑटो में रहिए, ऑटो में अच्छे पैसा बन रहा है तो वहाँ पर रहिए, क्या दिक्कत है। अभय जी, गुड आफ्टरनून। ऑटो स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन सी होंगी सर? ये देखिए, ऑटो में एक एक्चुअली हमारा इनडायरेक्ट प्ले है अनुज, वो है अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर कार्ट रेट जो हमने ऐड किया था करीब साल भर पहले, और उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मुझे लगता है कि वो एक इनडायरेक्ट अच्छा प्ले हमारे लिए रहा है। दूसरी तरफ पर अगर मैं ऑटो कंपनीज में मैं देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि सारी कंपनी जो पैसेंजर व्हीकल्स पे फोकस कर रही हैं, वो एक अच्छे डिमांड एनवायरनमेंट में है, स्पेशली विद जीएसटी कट्स जिसको वो पास भी कर रहे हैं, मार्जिन भी प्रोटेक्टेड है, कमोडिटी साइकिल भी अंडर कंट्रोल है, ऑयल प्राइसेस भी अंडर कंट्रोल है। तो मुझे लगता है मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा स्पेशली, क्योंकि वो फार्म इक्विपमेंट के डिमांड से भी बेनिफिट करेगा। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी चॉइसेस हैं ऑटो स्पेस में बेट करने के लिए। ऑटो में अच्छा अभय जी, अभी ऑटो के साथ जो बास्केट अच्छा करी, जिसकी अभी हम कुछ देर पहले शेयर में चर्चा भी कर रहे थे, दैट मेटल्स के लिए आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे हैं क्या? और ये अमूमन जब रैली चलती है तो पार्टिसिपेट जब लोग करते हैं तो एक अच्छा स्विंग मिलता भी है। आप इस वक्त हैं उन लोगों में से जो मेटल्स को चेस कर रहे हैं? नहीं वीरेंद्र, अभी नहीं चेस कर रहे हैं, क्योंकि मेटल स्पेस में क्या होता है कि काफ़ी फॉल्स रैलीज होती हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अब बॉटम बन गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी रिसेंटली हमने कॉपर में देखा था करीब
2-3 हफ्ते पहले शार्प रैली आई थी अक्रॉस मेटल्स पर, फिर वो टेपर आउट हो गई। तो जब तक एक ग्लोबल डिमांड पिकअप नहीं है, स्पेशली लेड बाय चाइना, बिकॉज़ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, और जब अगर खुद कंज्यूम नहीं कर पाता है तो डंप करने लगता है ग्लोबल मार्केट्स में। तो जब तक ये चाइना की इंटरनल कंजम्पशन का डेटा इंप्रूव नहीं होगा, जब तक चाइना का इंटरनल रियल एस्टेट मार्केट रोबस्ट नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मेटल्स में कोई सस्टेन्ड रैली होगी। जो इक्का दुक्का टेक्निकल रैलीज होती रहती हैं उतनी ही होंगी, पर मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी डिमांड लेड रैली होने वाली है मेटल स्पेस में। ओके, मेटल स्पेस पे फिलहाल अभी आपका कॉशियस रुख, कोई बड़ी रैली आप देख नहीं रहे हैं। वैसे अभय जी, एक थीम जो पिछले साल काफ़ी चली थी, रेलवे सेक्टर की थीम, आज थोड़ा मोमेंटम देख रहा हमने। IRFC, RVNL, इरकॉन जैसे स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको रेलवे स्पेस पे पूछूं तो क्या वो वैसी रैली जो एकदम हमें पिछले साल 2024 में देखने को मिली थी वो आती हुई नजर आ रही है क्या आपको फिर से? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता कि वो रैली वापस आएगी, क्योंकि वो एक कैचअप रैली थी जहां पे स्टॉक्स कंप्लीटली अंडर प्राइस से ओवर प्राइस जोन में चले गए थे, अब फेयरली प्राइस जोन में है। मुझे लगता है ये सारी कंपनीज अच्छा करेंगी और अच्छी रिटर्न देंगी इन्वेस्टर्स को, पर जो मल्टी बैगर शार्प मूव हमने देखा, वो उसका मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो रिपीट होगा, क्योंकि सेक्टोरल पैसा घूमता है श्रेया। अब पैसा उन सेक्टर्स को ढूंढ रहा है जहां पे सेम प्ले आउट हो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड सेक्टर है जिसको इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं, और अब सडनली अब वो रैली करेगा क्योंकि उसने मैक्रो ट्रिगर्स उसमें बहुत सारे आ गए हैं। तो वो जो है रैली, मुझे लगता है डिफेंस और रेलवेज में जो हमने रैली देखी थी वो हो गई है, पर यहाँ से 20-22% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है इन स्टॉक्स में। अच्छा, आपने आईटी का जिक्र किया था पासिंग में, लेकिन अब जो मार्केट को डर सता रहा है, इस बीच में टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशन के कहीं नीचे अवेलेबल हैं, लेकिन एक रिस्क ये भी है कि कहीं टैरिफ आ गया तो, और एक रिस्क ये भी है जैसा एंडावा ने हमें बताया कि आगे जाकर एआई किस तरीके से रिस्क लेकर आएगा, नोबडी नोज। लेकिन टीसीएस इस लेवल पे किसी ने सोचा नहीं था मिलेगा, 5 साल से नेगेटिव रिटर्न। ऐसे में क्या करें टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में? जी, मेरी सलाह 2 साल से वही है जो मैं फिर कहूँगा कि जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। इनमें फंडामेंटल बहुत चैलेंजेस हैं इन स्टॉक्स में, हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को ना देखें। एक टाइम पे ये ग्रोथ स्टॉक्स थे जब इनका वैल्यूएशन जस्टिफाइड था। जिस तरह का अब ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और हर तरह के रिस्क्स हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस सेक्टर से बाहर। और ये सेक्टर पूरा, जो भी आपने भी नाम लिए अनुज, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, पर वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में है। तो उस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में किसी इन्वेस्टर को ब्रेव कॉल लेना मुझे तो सेंसिबल नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इसको चेज ना करें, इसमें समय दें, ये और करेक्शन के फेज से निकलेगा। मे बी 6 महीने साल भर बाद जब कमेंट्री इंप्रूव होती है, ग्रोथ गाइडेंस बढ़ती है, तब शायद इसमें देखें तो बेटर रहेगा। जी हाँ, चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपने विचार रखे। निफ्टी एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज निफ्टी को देख के संजय सिंघानिया साहब की याद आ गई। अनुज, याद है सिंघानिया साहब कौन थे? संजय सिंघानिया साहब गजनी 2008 के संजय सिंघानिया गजनी साहब, आमिर खान, है ना? चलते चलते भूल गया मैं कहाँ था, लौट के वहीं आ गया जहाँ से शुरू किया था। 24,760 कल के लिए क्या व्यू रखे मुझे? देखिए वीरू, वही जो व्यू हमारा काफ़ी समय से रहा भी है। इस समय पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मार्केट प्रीवियस डे का लो तोड़ता है। फ्राइडे को प्रीवियस डे का लो तोड़ा, सबको शॉर्ट साइड में सक इन किया और उसके बाद मार्केट में एक शानदार रैली हुई फ्राइडे को। आज क्या हुआ, मार्केट ने फ्राइडे का हाई तोड़ा, लगने लगा कि अब मार्केट यहाँ से फाइनली चलने को तैयार है, और वहाँ से फिर 100-125 पॉइंट थर्ड करके एकदम से मार्केट नीचे आया। इंट्राडे में आपको मौके दे रहा है बाजार, आपको कैप्चर करने आने चाहिए। ऑटो इकलौता सेक्टर है जहाँ पर पोजीशन में मैसिव पैसा बन रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में अगर एक वो डिफेंस वाला जो फेज़ आया था उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे याद नहीं कब इस तरीके का फेज़ आया जिसमें आंख बंद करके आपने कोई भी ऑटो स्टॉक किसी भी प्राइस पे उठाया हो और आपका पैसा बन रहा हो छप्पर फाड़ के। इस समय ये वो वाला फेज़ बन रहा है। तो एक यही स्पेस है जहाँ पर अभी भी आप गिरावट में बाइंग करें। बिरु, बैंक निफ्टी एक बहुत क्रूशल जोन में है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का जोन है ना, ये बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार हम इसे डिफेंड कर रहे हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं।
अगर ये टूट गया ना तो बैंक निफ्टी में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो उस चीज़ का रिस्क रहेगा। तो थोड़ा सा मेक और ब्रेक, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहे, आई थिंक वो बेटर है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बाजार का जो फॉल है वो लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं क्योंकि आज एक बैंक हॉलीडे है, तो पिछले 2-3 दिनों का सेटलमेंट जो है वो कल होगा। तो जिन्होंने टिपिकली 2-3 दिनों से BTST की ट्रेड लिए वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो शायद कल वो प्रेशर की वजह से आज ही मार्केट करेक्ट हो गया। और दो स्टॉक्स, हालांकि डीलर्स जो वायदे मार्केट में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वायदे मार्केट में इस तरीके का कोई अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट BHEL और फिनिक्स लिमिटेड, ये दोनों ही काउंटर में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जहां डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं। BHEL में डीलर्स को 220-225 के टारगेट दिख रहे हैं और नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद में यहाँ डीलर्स लॉन्ग बिल्डअप बना रहे हैं। और फिनिक्स लिमिटेड, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस इसको रिसेंटली कवर भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी इस पर आई हैं। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है कि 1550-1560 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी 4% बढ़ा हुआ है और फ्रेश बाइंग इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिल रही है। ओके, शुक्रिया यतिन जी। BHEL और फिनिक्स लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से, और ऑटो, मेटल, साथ ही रियल्टी स्पेस में भी आज अच्छी खासी बाइंग थी, तो इन स्पेस से स्टॉक्स निकलते हुए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, बताइए आपकी ट्रेड। तो श्रेया जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है और स्टॉक में हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखेगा। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए 3150, 3170 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3050 के आसपास। ओके, चलिए अब गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका BTST STBT। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है APL अपोलो। इसमें आपको लगता है, मुझे ट्रेड करा है 1690, 15 रुपए का स्टॉक होना चाहिए 1675, टारगेट 1720 पॉसिबल है। APL अपोलो। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, ऑटो में ही खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है और फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज ऑटो के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे और 9390 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर के। स्टॉप लॉस लगाएंगे 9319, 9319 का बजाज ऑटो के फ्यूचर में। टारगेट सेट करेंगे 9550, 9550 के। बजाज ऑटो की फ्यूचर में खरीदारी की राय, ऑटो स्पेस में शानदार मोमेंटम। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी श्रेया जी, इस समय मैं HDFC AMC के पास साथ जाऊंगा। इसमें एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट दिया है, 1020 को क्रॉस किया है, तो इसे बाय करें। BTST के लिहाज से 5650 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5800 के। ओके, राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया? मुझे नया कुछ ऐड नहीं करूंगा, जो शो के शुरू में दिया था टाटा मोटर उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। 710 का मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को पिक करूंगा। 710 का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट का रेंज रहेगा वो वही रहेगा 740 से लेके 750। एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिल रहा है टाटा मोटर। ओके, टाटा मोटर। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा इंडियन होटल्स पे। इंडियन होटल में अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है। गुड सेटअप, ऑलरेडी मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 760 पर और टारगेट होगा 810। चलिए, बजाज ऑटो ट्रेड्स पूरी हुई। अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की ब्रेथ कैसे रही। वैसे वीरू, ब्रेथ तो मोर लेस अच्छी रही होगी आज? हाँ, अच्छी थी अनुज। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लाखरी के इस फॉल पे, क्योंकि बैंक्स ने एक मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश की थी, बट स्टिल अगर आप देखें उतना डैमेज नहीं हुआ। 97 एडवांसेस आपकी स्क्रीन पे, यानी लॉन्ग्स, जहाँ पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। 36 में शॉर्ट कवर, 67 करीब 1 घंटा पहले ये डिजिट्स थी, थोड़ी कम थी, अब बढ़ गई है, लेकिन 67 और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए 12 में। आपकी स्क्रीन पे पहले आएगी लॉन्ग्स की स्लाइड और इसमें आपको नजर आएगा पैनापन ऑटो का। लुक एट सम ऑफ द मदरसन, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, M&M, एक्साइड, ऑटो 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 और ऑटो। पूरी स्लाइड डोमिनेट करता हुआ ऑटो। सेकंड बास्केट में आएगा शॉर्ट कवरिंग, जहाँ पे शॉर्ट्स अनकंफर्टेबल थे आज भारत फौज, वो भी ऑटो। बाकी प्रेस्टीज स्टेट्स, HPCL, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और BHEL में आज मूव था और शॉर्ट बिल्डअप था एम्बर एंटरप्राइजेस में। ट्रेंट कोलैप्स हुआ आज, वेदांता, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और ब्लू स्टार में आज कोलैप्स था। आज वाइट गुड्स सेगमेंट में जो थी ना वो प्रॉफिट टेकिंग थी। बाकी एशियन पेंट्स प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हुए। मैक्स हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर स्पेस में पिछले कुछ सेशन से प्रॉफिट टेकिंग है। फोर्टिस कोलैप्स हुआ था आज।
बाकी पिरबल फार्मा, हिंदुस्तान जिंक, इंडसइंड बैंक। एक बार मैक्स देखे आइएगा, मैक्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैक्स हेल्थ केयर, और ये क्लोज हो रहा है 1150 पे। दूसरी तरफ रखिएगा फोर्टिस, और फोर्टिस जनाब क्लोज हो रहा है आज 942 पे। सडनली जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट थी वो कोलैप्स हुई है। मानस ये मैक्स मतलब आप समझिएगा कि अगस्त मिड में ऑल टाइम हाई पे, एंड सडनली ये 200 EMA तोड़ने के कगार पे। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो 2 हफ्ते पहले जब स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था तो वो क्लियर साइन थे रिवर्सल के। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा और आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है। आई थिंक कम से कम 200 मूविंग एवरेज जो कि 1131 है, वो टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस बार शायद 1131 को ब्रेक करके 50 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1100 है उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए कम से कम 1190 के ऊपर स्टॉक को निकलना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात मैक्स हेल्थ केयर की। अब मार्केट का पंचनामा का टीजर करते हैं और श्रेया से जानते हैं आज क्या सवाल है। श्रेया बताइए। मार्केट का पंचनामा में आज मैं देख रही थी ज़्यादातर सवाल जो है वो ऑटो स्पेस से ही हैं। अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ आईटी स्टॉक्स का भी जिक्र कर रहे हैं लोग। अब परसिस्टेंट पे पूछा है 2.5% की करीब गिरावट परसिस्टेंट में, और करना क्या चाहिए अब इस गिरावट में? सवाल व्यू मांगे, डरे हुए हैं हमारे व्यूअर। देखिए, इस समय आईटी में मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इतना मतलब फीका सेक्टर है। वैसे भी परसिस्टेंट और कोफोर्ज सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं। अगर आईटी अंडर परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे, आईटी चलेगा तो ये स्टॉक ज़्यादा चलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखा दीजिए परसिस्टेंट का। तो अगर आपको रहना ही है आईटी में तो भले ही थोड़े से लार्ज कैप से रहें, वरना श्रेया अभी आईटी में पैसा नहीं बन रहा है। अभी पैसा बन रहा है ऑटो, एफएमसीजी, रिटेल, क्विक सर्विस, इनमें बिंदास उनमें बने रहिए। कोई सोच ही नहीं है इस समय, मतलब बेकार में टाइम ही नहीं होना चाहिए आपको, टाइम एनर्जी नहीं होना चाहिए स्पेंड करने का कहीं और। देखिए, सिंपल चीज़ है, टाइम एनर्जी पैसा वहाँ बिताइए ना जहाँ आपका स्वागत हो। जहाँ नहीं हो आपका स्वागत, वहाँ पे क्यों बेकार में आपको एफर्ट लगाना है अपना। लाइफ का सिंपल रूल है, जहाँ आपका स्वागत नहीं है वहाँ पर टाइम पैसा वो कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए इस समय ऑटो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके साथ ऑटो रिस्पॉन्ड कर रहा है अच्छे से। ऑटो में रहिए, क्या दिक्कत है? ऑटोज़ में रह सकते हैं आप, ज़्यादा मोमेंटम जहाँ, ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ, तो फिलहाल वहीं पे रहने की सलाह। दूसरा स्टॉक जो पूछा है हमारे व्यूअर ने, एसबीआई पर 780 की इनकी खरीद है और 808 पे कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट में ही है। अब क्या करना चाहिए इनको? प्रॉफिट में है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? एसबीआई का 1 साल का चार्ट देखिए आप। अब या अगर इन्होंने पिछले महीने लिया और प्रॉफिट में, तो फिर भी सेंस बनती है। दिक्कत क्या है, इन्होंने पिछले साल सितंबर में 780 पे भी लिया होगा ना, तब भी हैं तो प्रॉफिट में, लेकिन कहने को 3%। इससे ज़्यादा तो एसबीआई का एफडी दे देता है आपको। Exactly. अगेन मैं सेम बात बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं, यहाँ पैसा नहीं बन रहा है, गिर नहीं रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पैसा कोलैप्स हो रहा है। आईटी में जैसे फॉर एग्जांपल पैसा गिर आपका कम भी हो रहा है, एसबीआई में एटलीस्ट पैसा कम नहीं हो रहा आपका, जितना है उतना ही है। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग में ना इतनी वो नहीं होनी चाहिए आपके पास, पेशेंस नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग में अगर पैसा बना के ना दे एक स्टॉक तो बाहर निकलिए और दूसरी स्पेस में आ जाइए, किसी और चीज़ पर फोकस करिए फिर। ओके, ठीक है। 3:35 पर हम सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, ट्विटर पर, साथ ही एक्स ट्विटर के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िए। 3:35 पर सीएनबीसी आवाज़ के शो पंचनामा में आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करें। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो ठीक ठाक मोमेंटम के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स डे हाई पर, और पूरा आज का दिन ऑटो स्पेस को ही जाता है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स डेज हाई पर। रिलायंस एक बार रखिए स्क्रीन पर। निफ्टी की वोलेटिलिटी में अगर आप देखें तो रिलायंस बीच में चला, फिर थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पर भी देखने को मिले, फिर भी अभी आप देखें तो 0.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार भारतीय एयरटेल रखिएगा स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल पिछले कुछ सत्रों से कमज़ोर और आज के सेशन में भी काफ़ी वॉलेटाइल। भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, इसने जनरेट किया है राजेश जी, लेकिन अब कुछ दिनों से थोड़ा बैकफुट पर। इन राजेश सातपुते जी, इन स्पेस पर कैसा इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है भारतीय एयरटेल? 1890 के लेवल पर क्या करना चाहिए?
श्रेया देखिए, भारतीय का चार्ट अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये चलने को तैयार है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। परसों के दिन था एक आप कह सकते हैं टेक्निकल रिवर्सल, लेकिन आज थोड़ा-सा फिर से सबड्यूट हुआ है। ओवरऑल पैटर्न देख के तो डेफिनिटली मैं कह सकता हूँ कि ये 1870 और 1900 ये इसका एक एक्यूमुलेशन ज़ोन है। लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली ये 1900 को पार करेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 1980 से लेके 2000। तो मेरा जो बायस है, मेरा व्यू जो है, वो भारतीय में पॉजिटिव है। ओके, भारतीय में पॉजिटिव है, भारतीय में खैर स्ट्रेंथ रही है। लेट्स सी कैसे रिएक्ट करेगा। मार्केट क्लोज खराब है लेकिन है ग्रीन में ही। पूरा दिन निफ्टी ने ग्रीन में बिताया, एटलीस्ट निफ्टी रेड में नहीं गया पूरे दिन में। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि टाइम पूरा ग्रीन में बिताया। आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक संवर्धन मदरसन 4% ऊपर बंद हो रहा है। टाटा मोटर्स में अच्छा मोमेंटम है, 4% ऊपर। टाटा मोटर्स अमित जी कैरी करना बनता है? जी डेफिनेटली अनुज जी, टाटा मोटर्स में अब इनफैक्ट मूव आना शुरू हुआ है। यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट है। काफी लंबे समय से बाकी पेयर से कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन फाइनली अब यहाँ पे अच्छे पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं। तो इसे अगर पोजीशन है तो फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो 705 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 750 रुपीज करेंगे। ओके, टाटा मोटर्स खरीदारी की राय यहाँ पर शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। गोल्ड प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पर और फेड रेट कट के न्यूज़ बज़ के बीच अगर आप देखें, गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स मणिपुर फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस भी आपको वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार दिखेंगे। 2.5% की करीब तेज़ी इन दोनों स्टॉक्स में। वैसे वीरेंद्र जी, जिस तरीके से सोने के दाम भाग रहे हैं और फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप खरीद रहे हैं क्या सोना मैम को गिफ्ट करने के लिए? हम तो आजकल सुनार की दुकान के नजदीक भी नहीं जाते श्रेया, आप यकीन मानिए। आसपास से भी नहीं निकलना है, क्यों ना? और अगर डिमांड आ गई तो 1,08,000 का सोना। अब आप सोचिए, अगर किसी ने टेबल पे निकाल के एक अंगूठी भी रख दी तो सोचिए कितने की होगी ना। तो बेटर है स्टे अवे, क्यों ना? वैसे धनतेरस आ रही है। देखिए मैं तो खैर मेरा तो रूल रहा है लाइफ का, 20-22 साल हो गया मुझे। हर साल मैं थोड़ा सा सोना लेता हूँ। सर आप अमीर लोग बड़ी बातें नहीं इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। मैं मतलब 5,000 रुपये पर 10 ग्राम था सोने का रेट जब मैंने पहली बार सोना खरीदा था। 5,000 तक थोड़ा सा ऊपर रहा होगा, 5,000 5,500 के करीब रहा होगा। वहाँ से मैंने सोना खरीदना शुरू किया था और मेरा ये मानना रहा हमेशा। बहुत लोगों ने कहा कि गोल्ड मतलब कोई जनरेटिंग एसेट क्लास नहीं, कुछ जनरेट नहीं करके देता आपके लिए, क्या फ़ायदा है। लेकिन सबसे शानदार एसेट क्लास रही है एक्चुअली, अगर आप पिछले 20 साल की देखेंगे इसको तो। और मेरा ये मानना है कि हर किसी के पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो आपको एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करता है और एक आपको बहुत बड़ी हेज प्रोवाइड करता है। कल को कोई बड़ा इवेंट हो जाए, जैसे कोविड आ गया था फॉर एग्जांपल, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाता है कई बार, तो उसमें ना वो एक बहुत बड़ा आपको एक वो प्रोवाइड करता है, फिलिप प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए तो ये एक कारण है इस वजह से। ओके, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड पे हो गई चर्चा, 2 मिनट है मार्केट क्लोज होने में और ओवर टू यू सर, कैसी लग रही है क्लोजिंग आज की? क्लोजिंग श्रेया देखिए 2 बजे अगर आप ये पूछते हैं कि अगर हम 24,780 पर बंद होंगे तो कैसा लगेगा, तो ऑब्वियसली ख़राब था। आज सुबह सुबह जब मार्केट खुली थी तब कहते तब मोर और लेस इवन होता। लेकिन जो भी है कुल मिलाकर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी ख़राब रही। बस एक इसमें अच्छी चीज़ है, आज थोड़ा सा आप देखें निफ्टी 38 पॉइंट ऊपर था, मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप भी दिखा दीजिए। स्मॉल कैप करीब 0.32% ऊपर था। उसके अलावा निफ्टी में करीब 0.15% की गेंस थे। चलिए काम करते हैं, एक बार ज़रा सेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स सबसे शानदार है। सबसे पहले ऑटोज़, इसको हटा दीजिए, एक जस्ट मुझे फॉलो करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से सेक्टर जिन पर आज हमारी नज़र रही। सबसे ऊपर निफ्टी ऑटो देखिए करीब 3.3% ऊपर था। इसके अलावा आप देखिए टेलीकॉम इंडेक्स, टेलीकॉम में से एक आधी स्टॉक है तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं। रियल एस्टेट इंडेक्स वो थोड़ा सा गेन के साथ बंद हुआ। लेकिन एक बार देखिए आप निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों, निफ्टी आईटी दिखाइए पहले ज़रा। निफ्टी आईटी आज करीब 0.85% नीचे था, तो ये इस समय कुल मिलाकर दिक्कत की बात थी। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर आज अच्छे मूव्स रहे। पहले इंडेक्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स, इनफैक्ट निफ्टी गेनर्स दिखा दीजिए। टाटा मोटर्स 4% ऊपर था, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% ऊपर था, बजाज ऑटो 4% ऊपर था क्लोजिंग में, तो ये कुछ अच्छे मूव्स आए।
और अगर वो निफ्टी गेनर्स की प्लेट दिखा दे तो बेटर रहेगा। वैसे आइशर मोटर्स ये भी करीब करीब 3-3.5% ऊपर था। आइशर मोटर्स, JSW स्टील 2.5%, मारुति सुजुकी 2.4%, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आज तेज़ी वाले मूव्स रहे। मंदी वाले स्टॉक्स में सबसे ऊपर ट्रेंड था, आज ट्रेंड 4% नीचे था। इसके अलावा एशियन पेंट्स 2% नीचे था, नेस्ले करीब करीब 1% नीचे था, कोल इंडिया, SBI लाइफ और उसके अलावा कुछ IT स्टॉक्स जैसे कि TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, ये आज आपको थोड़ा सा डाउन साइड पे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वीरो कुल मिला के संघर्ष जारी है और 24,792 एक स्ट्रॉन्ग मूव था टुवर्ड्स 900, फिर हम कोलैप्स हुए। खैर, आपका कोई प्रश्न हो इस क्लोजिंग से संबंधित, आपके ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट कॉल से संबंधित तो ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा में एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर और उनके साथ। और कल सुबह एक्सपायरी का दिन, कैसे अप्रोच करना है सेशन को, सारे समीकरण, तथ्य, न्यूज़, स्ट्रैटेजीज लेके ये पैनल आपके साथ होगा। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।